नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं अंशिता आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और अब यूपी में भी बगावत की खबरें आने लगी हैं। खबर आ रही है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस अब यूपी में भी चालू कर दिया है और निशाना है समाजवादी पार्टी। क्यों यूपी में ऑपरेशन लोटस चालू किया जा रहा है, इसकी दो वजहें निकल कर आ रही हैं। पहला, जिस तरह से अखिलेश यादव ने राम मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस तरह से राम मंदिर के अंदर जो दान दक्षिणा को लेकर या जो जितना भी वहां पर चंदा चढ़ावा जो भी आता है उसमें जो घोटाले की खबरें हैं उसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया हुआ है और वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने खास तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि ये मुद्दा थमने वाला नहीं है और जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाएंगे और इसमें कांग्रेस का भी साथ उनको मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी मिलकर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यानी बीजेपी के लिए अखिलेश यादव एक चुनौती बनते जा रहे हैं और इसलिए ही जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा गरमा रहा है और यह मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बनने ही वाला है, आप सभी जानते हैं। इसलिए इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए या कहें कि अखिलेश यादव का ध्यान भटकाने के लिए यूपी में ऑपरेशन लोटस की तैयारियां जोर से शोर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल यहां बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र आज दिन भर चर्चाओं में बना हुआ है। खबर आ रही है कि अभी तक संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 9 के 9 सांसद उनके साथ हैं। यहां तक कि पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे के आवास पर एक बैठक हुई, उस बैठक में सभी सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सांसद वहां पर मौजूद थे, 5 वर्चुअली जुड़े हैं। लेकिन आज खबर आ रही है कि 6 सांसद अब पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं शिंदे गुट की तरफ। कल तक खबरें थी कि ऐसी 6 सांसदों के जाने की खबर है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि 6 सांसदों ने यह बता दिया है कि वो शिंदे गुट में अपना विलय करना चाहते हैं। लेकिन इस पर पेच फंस गया है, कानूनी दांवपेच में यह मामला फंसता दिखाई दे रहा है क्योंकि इस चीज के लिए तैयार पहले से ही थे उद्धव ठाकरे और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की तरफ से अरविंद सावंत है, अनिल देसाई हैं, इनकी तरफ से ओम बिरला यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे पहले ही मुलाकात कर ली गई थी और उन्हें पत्र सौंप दिया गया था कि अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी आती है यानी कोई सांसद आपके पास आते हैं उद्धव गुट के कि वो विलय करना चाहते हैं तो आप इस मुद्दे पर विचार करें और उनकी सदस्यता को रद्द करने के बारे में यहां पर अपील की गई थी। और अब जिस तरह से मामला सबके सामने आ चुका है, उद्धव ठाकरे गुट में बड़ी फूट हो गई है, 6 सांसद ने बगावत कर दी है और उसके बाद अब पेच फंस गया है उनकी संसद सदस्यता को लेकर। तो सवाल यहां बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या यह संभव है। उद्धव ठाकरे की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, हालांकि 7 दिन की मोहलत अभी भी उन्होंने दी है अपने सांसदों को और उन्होंने कहा है कि 7 दिन का आपके पास समय, आप आए और यह बताएं कि आपको बैठक के लिए जो व्हिप जारी किया गया था उसका उल्लंघन आप लोगों ने क्यों किया, आप उस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, यह जानकारी मांगी और 7 दिन का समय दिया है। लेकिन इसके पैरेलली ही उन्होंने संसद सदस्यता रद्द करवाने की तैयारी भी शुरू कर ली है और पूरी प्लानिंग कर ली गई है। तो इसी पर हम चर्चा करने जाएंगे आज इस मुद्दे पर जो बहुत बड़ा चर्चा का विषय आज दिन भर से बना हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे को इसमें सफलता मिलेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे स्वामी जी, आपके पास इसी सवाल के साथ में आऊंगी कि जो कुछ भी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने भी प्लान बी तैयार पहले से ही कर रखा था क्योंकि बंगाल में जिस तरह की उठापटक थी उन्हें अंदेशा था कि अब दूसरा जो टारगेट होगा वो उद्धव गुट ही होगा क्योंकि अब जानते हैं डिलिमिटेशन के लिए बीजेपी को लोकसभा में संख्या बल की जरूरत है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी स्वामी जी और आज फिर हम इसी पर चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो बीजेपी इस वक्त हाथ पैर फेंकने में लगी हुई है कि मानसून सत्र से पहले कैसे भी वो संख्या बल को पूरा कर ले और इसलिए अब निशाने पर आ गए हैं उद्धव गुट के वो सांसद। उद्धव गुट के लिए वो सांसद अब निशाने पर आ गए, यानी उद्धव गुट निशाने पर था बीजेपी के, लेकिन अब उद्धव गुट के निशाने पर है वो 6 सांसद जिन्होंने बगावत की। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये संसद सदस्यता रद्द करवा पाएंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए जी, जैसा चुनाव आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है और माननीय न्यायालय भी जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं जी, मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे को कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है। जी भाई, मीनाक्षी नटराजन का केस तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस था जी, उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी जी कि मीनाक्षी नटराजन के पर्चे को जैसे निरस्त किया गया
आप देखिएगा ममता बनर्जी के साथ भी जो हुआ है उस पर भी कुछ होने वाला नहीं है। जी रिट पिटिशन होंगी, रिट पिटिशन में 5-6 साल लगेगा, तब तक किस्सा खत्म हो जाएगा। जी भाई मैं तो ये समझता हूं, देखिए अगर मान लीजिए ये बात सच है कि डिलिमिटेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, जी मान लीजिए डिलिमिटेशन के लिए कर रही है, मेरे ख्याल से तो वो बेसिकली वो मनोबल को तोड़ने के लिए कर रही है, वो अपोजिशन के मनोबल को तोड़ने के लिए कर रही है। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि आज के तारीख में चारों तरफ से वो घिरी हुई है, चारों तरफ से। जी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे ट्रीटमेंट दिया, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप से जो बात कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पर्ची देख देख के बात कर रहे थे जी क्योंकि वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब ये मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप पहले तो 30 सेकंड बैठे रहे और जी। उसके बाद खड़े हुए, वरना प्रोटोकॉल ये कहता है कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आए तो आपको खड़े होकर मिलना चाहिए, बैठ के मिलना जो है प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। अच्छा, इसके बाद ये भी बात नहीं पता चली कि जो हमारे नाविकों की हत्या हुई उसके बारे में कहीं कोई ऐसी बात की गई हो जो एग्रेशन में कही गई हो। ये कहा गया कि होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जैसे घिरी हुई है, जैसे राम मंदिर के अंदर पता चला कि कितने हजार करोड़ का घपला हो गया, अब तो ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पे ये प्रश्न उठ रहे हैं कि वहां भी लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के अंदर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त लोग हैं वो बड़ी परेशानी में है। जैसे मैंने एक पोस्ट डाली कि भैया हम लोगों के चंदे की लूट आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं साहब आप लोग तो राम मंदिर के विरोधी थे, आपको क्या मतलब, हम खाएं पिए, हम लूटें, हम जो भी करें हमारी इच्छा। मैंने कहा यार वहां जो देने वाले हैं दान बेचारे, वो तो गरीब घर के लोग हैं, अपने घर में खाना कम खाते हैं, 501, 1001 भगवान राम के नाम पे चढ़ा देते हैं और लूट रहे हो तुम लोग। ये कौन सा न्याय है? और यही तुम वहां पे कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो, हर जगह तुम लोग लूट मचा रहे हो। मेरे ख्याल से एक वो चाहते हैं कि ये कहीं ना दिखाई पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में आ गई है जी। इसलिए एग्रेशन को दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि अपोजिशन के अंदर कोई ताकत नहीं है, वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे से। देखिए ममता बनर्जी ने तो समय की नजाकत को पहचान लिया। जैसे राहुल गांधी कल कोटा गए, कोटा में उन्होंने हजारों स्टूडेंट से बात की, तो आपने फिजा देखी होगी जी। 17, 18, 19 साल के बच्चे, उनके अंदर जो इस समय मतैक्य बना हुआ है, वो राहुल गांधी को एक ऐसे योद्धा के रूप में देख रहे हैं जो उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। अच्छा, मानी बात है कि आप जानते हैं कि ये जो सरकार है ये चुनाव आयोग के रहते चुनाव तो हारेगी नहीं, बिल्कुल 2027 का भी नहीं हारेगी, 2029 का भी नहीं हारेगी। तो जब ये आपको पता है कि जनता के सहयोग से, जनता को उनकी समस्याओं से उनके साथ खड़े होके उनको एकत्रित करके ही आप कोई गांधीवादी आंदोलन खड़ा करके इनको हटा सकते हैं, तो अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे अभी तक चुप क्यों बैठे हुए थे? मैं तो पिछले 10 दिन से आह्वान कर रहा हूं उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, भाई ममता बनर्जी तो सड़क पे उतर आई ना जी। भाई। अभी तो ममता बनर्जी को हारे हुए 1 महीना ही हुआ है, 1.25 महीना हुआ है, इसके बावजूद तो सड़क पे उतर आई। क्योंकि कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जिस प्रकार से हॉकर्स को उजाड़ा जा रहा है, और मैं गया था अभी कलकत्ता 1.5 महीने पहले, तो मैंने वहां जाके देखा जो सबसे सुखी लोग थे वो हॉकर्स थे। भाई सड़क के किनारे गरीब लोग बैठ जाते हैं बेचारे, शाम तक 400-500 रुपए कमा लेते हैं, 15-20 हजार रुपए कमा लेते हैं, अपना घर चल जाता है। अब अगर आप उनको सुंदरता के नाम पे उजाड़ देंगे तो आधा बंगाल उजड़ जाएगा। बिल्कुल भाई आप देखिए ना, दिल्ली में जैसे हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, अब आप कॉलोनी की कॉलोनी उजाड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, उनको कहीं दूसरा प्लेस ना देकर उनको कोई मकान, कोई फ्लैट दे देते, तब उन्हें उजाड़ते, तो हजारों लाखों लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी सड़क पे उतरी, हजारों लाखों लोग उनके साथ सड़क पे उतर आए जी। ये काम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बिक जाएंगे, ये तो सब जानते हैं, अब कोई सिद्धांतों की बात तो रही नहीं। जब सायोनी घोष जो है बिक सकती हैं तो कोई भी बिक सकता है। वो सायोनी घोष जो सेकुलरिज्म का एक प्रतीक हुआ करती थी और जो काबा की बात किया करती थी और हिंदू मुसलमान एकता की बात करती थी, जो फ्रंट लाइन में थे सेकुलरिज्म की, आज के तारीख में दूसरे पाले में जाके बैठ गई हैं। वही चीज जो है आपने देखा वहां पे हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। हो सकता है कल ये शरद पवार के साथ हो जाए, हो सकता है ये बीआरएस के साथ हो जाए, ये वाईएसआर के साथ हो जाए, ये सबके साथ हो सकता है। क्योंकि किसको 50-60 करोड़, ये जानते हैं लोग कि ये लोग, भाई देखो पिछली बार तो 2024 में एक हवा बन गई थी, जनता के प्रकोप के कारण भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी। अगली बार हो सकता है उस प्रकार का मुद्दा न बने तो इलेक्शन इनको जीतना नहीं,
50-60 करोड़ मिल रहा है, अपना जाके दुबई वही में सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर जनता के बीच में सारे नेता चले जाएं, जगन रेड्डी चले जाएं, उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार चले जाएं, तेजस्वी और अखिलेश आ जाएं, अरे यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने घर के बैठ के कर क्या रहे हो यार, अपोजिशन के लोग कर क्या रहे हो तुम? अगर राहुल गांधी कोटा के अंदर बच्चों की सहानुभूति को इकट्ठा कर सकते हैं तो अपोजिशन क्यों नहीं कर सकती हैं? आप जनता से सीधे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे सहयोग क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि ये हवा जो उतरेगी, ये हवा जब उठेगी, भाई ये कोई नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश तो है नहीं, छोटे छोटे देश तो है नहीं, भारतवर्ष तो बहुत बड़ा देश है। अच्छा, भारत में मानी बात है कि राहुल गांधी का जो जहां उन्हें लड़ना है, उन्हें राजस्थान में लड़ना है, उन्हें मध्य प्रदेश में लड़ना है, उन्हें गुजरात में लड़ना है, उन्हें हरियाणा में लड़ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव को लड़ना है ना, बिहार में तो तेजस्वी को लड़ना है, ममता बनर्जी को बंगाल में लड़ना है। तो आप लोग फील्ड में उतर के जो इस समय रिप्रेसिव फोर्सेस हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? भाई अगर पूरे हिंदुस्तान से हर जगह हर नेता, क्षेत्रीय नेता जो अपने को क्षेत्रीय छत्रप कहता था, आज के तारीख में आपके पास मुद्दों की, वहां पे राम जन्मभूमि में यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, हर पेपर लीक हो जाता है, बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं, मुद्दे मुद्दे हैं और आप घर में बैठ के अपना ट्वीट खेल रहे हो। तो देखिए, अगर ये लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, ऐसे टूटते चले जाएंगे और राजनीति में खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है, आज के तारीख में राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया है और 2029 का चुनाव जो है वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा। अगर तेजस्वी, अखिलेश और ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार अगर कुछ नहीं करते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, तो सारी लाइमलाइट राहुल गांधी ले जाएगा। केवल सीधे सीधे लड़ाई होगी और उसमें जनता के आक्रोश और ये बच्चों के आक्रोश को देखते हुए राहुल गांधी का एज होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे, और जिस तरह से विपक्ष को उनका समर्थन करना चाहिए, यानी सबको भी राहुल गांधी जितनी मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत अभी नहीं हो पा रही है, ना तो अखिलेश यादव से, ना ही उद्धव ठाकरे से, ना ही किसी और से, सिर्फ एक ममता बनर्जी उसी लीग पर दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई हैं, चुप बैठी हैं, कुछ करने को तैयार नहीं, तो आप भी चुप बैठेंगे क्या? अरे जब राहुल गांधी ने एक मूल मंत्र दे दिया कि प्रतिरोध 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 आपको करना पड़ेगा, आपको उनके रेप्रेसिव पॉलिसीज का विरोध करना पड़ेगा। विरोध करते दिख रहे हैं क्या आप? अखिलेश यादव विरोध करते दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव अखिलेश विरोध करते हुए दिख रहे हैं? कहां है सड़कों पे, कहां है उनके लोग सड़कों पे? ममता बनर्जी जो चलिए इतनी जल्दी चोट खाई हुई 40 दिन के अंदर उठ के खड़ी हो गई और फिर हॉकर्स के साथ सड़क पे उतर आई। तो जो लोग पीड़ित हैं, जो भी पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, किसान पीड़ित हैं, मध्यम वर्ग पीड़ित है, दुकानदार पीड़ित हैं, तो उन्हें लगे तो यार कि ये नेता हैं, ये दे आर वर्थ कॉलिंग ए लीडर, दे आर ऑन स्ट्रीट विद अस। अगर आप घर में बैठ जाएंगे इस डर से कि मुझे लाठी पड़ जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, तो जनता तुम्हारे लिए जेल क्यों जाएगी और वो लाठी क्यों खाएगी? भाई तुम तो नेता हो ना, एमएलए एमपी तो तुम बनते हो ना, चीफ मिनिस्टर तो तुम बनते हो ना, आओ सड़क पे उतरो। भाई राहुल गांधी ने एक रास्ता दिखा दिया ना, और राहुल गांधी को जिस प्रकार का रिस्पांस मिला उससे पता चल गया ना कि जनता पीड़ित है। लेकिन पीड़ित जनता का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो अपोजिशन लीडर्स अपने को क्षेत्रीय छत्रप कहते हैं, अगर ये सड़क पे नहीं उतरते हैं, इसका मतलब यह है ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही बात कही है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के अलावा कोई भी उस लीग दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगी अखिल स्वामी जी, कि जिस तरह से देखा जा सकता है अभी महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, उद्धव ठाकरे ये को कहीं ना कहीं ये पता है कि अब उनके सांसद जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उसके लिए दूसरा रास्ता अपना लिया, उनकी सदस्यता रद्द करवाने का, जैसे कि चर्चा चल रही है और खबर आ रही है कि इसके लिए शरद यादव की जिस तरह से संसद सदस्यता रद्द करवाई थी नीतीश कुमार ने, 2017 या 2016 का वो मामला है, तो उस समय पर जिस तरह से वो रद्द करवाई थी, क्या उसका आधार बनाकर यहां पर भी वो फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए की ही चाल से, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही गए थे महागठबंधन को छोड़कर, और इसी का ही विरोध किया था शरद यादव ने, और उस समय जो एनडीए की चाल रही थी, क्या वही एनडीए की चाल आज उसके लिए ही भारी पड़ने वाली है? ये एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है। भाई देखिए, महाराष्ट्र के पहले के केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, उसमें कोई निर्णय हुआ क्या? नहीं। भाई फाइल को पेंडिंग रखने में कितना क्या जबरदस्ती है? स्पीकर से निर्णय करा लेंगे। जैसे पहले एक बार निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का आया कि गवर्नर साहब लोग 3 महीने से ज्यादा फाइल नहीं रखेंगे, बड़ा विरोध हुआ उसका। ये कैसे नहीं, गवर्नर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो जितने जिन चाहे। तो भाई गवर्नर अगर अपोजिशन रूल्ड स्टेट है तो 2 साल तक फाइल को रोके रखेगा,
और बीजेपी रूल्ड है तो 5 दिन में उसको क्लियर कर देगा। आप दिल्ली के अंदर देखिए, जब तक केजरीवाल थे फाइलें 6-6 महीने नहीं रही थी और आजकल एक दिन के। अब गवर्नर साहब को कोई नाम जानता है? कौन है गवर्नर साहब? इसलिए कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, फाइल रोकी नहीं जाती। पहले अरविंद केजरीवाल को जाके धरना देना पड़ता था। देखिए गवर्नर के वहां पड़ा रहेगा स्पीकर किया, फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहेगा, डेट पे डेट पड़ती रहेगी, 5 साल बाद निर्णय होगा। अरे तब तक तो वो लोग अपना काम कर जाएंगे ना, उन्हें तो अपना काम कर दिया भाई, वो आप करते रहिए, वो निर्णय नहीं लेंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो देखिए असली मुद्दा यह है कि आपको लड़ाई जो लड़नी है वो जनता के सहयोग से लड़नी है, और जनता परेशान है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज के तारीख में आप कोई पोल देख लीजिए, 80-90% लोग जो है वो मोदी जी के खिलाफ हैं। तो वो अच्छा, फिर ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, तो अभी तो ये उठाते थे ना, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, सपना पूरा करा दिया, हजारों साल का सपना पूरा। अरे यार, तो राम मंदिर इसलिए थोड़ी बनाया था कि हमारे चंदे को खा जाओ तुम लोग, डकैती डाल लो। वहां जो शिलाएं आई थी, रत्न रंजित शिलाएं आई थी हजारों करोड़ों रुपए की, और जो डेली वहां 1.5 किलो सोना चढ़ता था। अच्छा, फिर वो भक्त लोग कह रहे हैं कि प्रूफ क्या है आपके पास, एविडेंस क्या है? अरे भैया, एविडेंस है कि लोग अरेस्ट हो गए हैं। बिल्कुल भाई, पुलिस ऐसे ही थोड़ी किसी को अरेस्ट कर लेती है, जब एविडेंस होता है तभी तो अरेस्ट करती है। बिल्कुल, यहाँ तक कि बिल्कुल योगी सरकार ने वहां पर एसआईटी का गठन किया है, खुद पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी भेजा गया है, तो यूं ही थोड़ी ना भेजा गया है, कहीं ना कहीं कोई चीज है, तभी तो पीएम मोदी तक एक्टिव हुए हैं इस मामले में। तो ये बात तो, और खैर ये खबरें भी आ रही थी कि बहुत गोपनीय तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो तो अखिलेश यादव ने इस मामले को जनता के बीच लाकर रख दिया, और यही वजह है कि अब टारगेट अखिलेश यादव भी हो गए हैं, ताकि वो राम मंदिर के मुद्दे से अपना ध्यान भटका सके और उनका ध्यान फिर अपने सांसदों को, अपने विधायकों को बचाने में लग जाए। ये भी एक वजह मानी जा रही है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन लोटस को चालू करने की, और महाराष्ट्र में भी जिस तेजी से बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ध्यान भटकाने की भी एक वजह दिखाई दे रही है राम मंदिर मुद्दे से। और यह साफ है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश पर असर डालेगा, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आने वाले जितने 5 राज्य के चुनाव हैं उसमें उत्तराखंड और यूपी पर तो बहुत ही ज्यादा असर इसका पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप स्वामी जी इसको लेकर? भाई देखिए, असली मुद्दा यह है कि जो एग्रेशन होता था इनका राम मंदिर के नाम पे, वो एग्रेशन खत्म हो गया, अब डिफेंसिव में आ गए हैं जी। क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है, ये बात तो बिल्कुल पता चल गया ना कि वहां पे लोगों के, जो इनके नोट गिनने वाले लोग थे और आभूषण की तोल करने वाले लोग थे, उनके घर में गाय के गोबर के अंदर लाखों रुपए मिले और बरामदगी हो गई है। भाई एक तो होता है बरामदगी ना हो, जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ था, बरामदगी तो नहीं हुई थी ना, केवल किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसे उठा के बंद कर दिया। यहां तो रिकवरी हो गई है, पैसे की रिकवरी हो गई है। अच्छा ये बताइए, गोबर के अंदर नोट कौन रखता है, आभूषण कौन रखता है? कोई रखता है क्या? इसका मतलब यह है, एविडेंस है सारे के सारे। अच्छा ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए जी। ये 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब किए गए? जैसे पुलिस कहती है ना, मान लीजिए पुलिस आए पकड़ने और आप भागने लगे, तो पुलिस कहती है ना कि अगर आप दोषी नहीं थे तो भागे क्यों? भाई अगर दोषी है तभी तो भागेंगे ना, तो आपने सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों कराया? अच्छा अब एक और चीज पता चल रही है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी उस कमेटी के मेंबर हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी जानकारी है जी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो चुनाव आयोग की भी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करा देते हैं और यहां भी डिलीट हो जाती हैं। तो इसका माने ये डिलीट का खेल क्या है भाई? चलिए वहां तो मान लिया था कि महिलाओं की प्राइवेसी जो है डिस्क्लोज हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। अरे यहाँ कौन सी, यहाँ तो नोट गिने जा रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें तो पुरुष रहते हैं, उसमें तो महिला रहती भी नहीं है। तो मानी बात है कि जब ये तो देखिए, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की बात की जाती है, भाई जिस आदमी साइकिल से चला करता था, आज अगर वो 3-3, 4-4 फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है और जिसकी 5-5, 6-6 करोड़ की संपत्ति है, इसका माने सोर्स ऑफ इनकम तो उससे पूछी जाएगी ना। तो ये तो ओपन शट केस है, इसमें बेईमानी तो हुई है, भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। अच्छा ये भी आप जानते हैं, अगर ना हुआ होता भ्रष्टाचार, आप देखिए वहां तिरुपति जी के अंदर, वहां की जो मंदिर के पुजारी की बेटियों की जब शादी होती है, 5-5 किलो सोना और हीरा लाद के उनकी शादी की फोटो हम लोग देखते हैं। भाई पुजारी की कितनी तनख्वाह होती होगी? 2-2.5 लाख रुपए महीना होती होगी। बिल्कुल, 2-2.5 लाख रुपए महीने में करोड़ों रुपए का सोना आप कैसे कन्यादान में दे सकते हैं? भाई देखिए खुला खेल है कि धर्म का, हमारी भावनाओं का पूरा शोषण हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ऐसा है कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो एग्रेशन में जाती थी कि यार राम भक्त हैं, अब राम भक्त पूछेंगे यार मैंने पैसे चढ़ाए थे, मैंने दान दिया था, मैंने वहां जाके
दक्षिणा दी थी और सारा पैसा आप लोग खा गए भाई। तो आप क्यों खा गए? हमने तो भगवान के लिए दिया था। अगर आपने कोई धर्मार्थ काम कराया होता तो भी समझ में आता है। आपने धर्मार्थ कार्य भी नहीं कराया, आपने हॉस्पिटल भी नहीं बनाए, आपने स्कूल भी नहीं बनाए, आपने मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बनाए, आपने हमारा पैसा खा के अपनी तोंदे बड़ी कर ली और बड़े बड़े हार और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना ली। तो ये जो एक धर्म का एग्रेशन था भारतीय जनता पार्टी का, वो 2027 में, और अखिलेश यादव को इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर देखिए अब एमपी को टूटना होगा, बिकना होगा तो बिक जाएंगे। वैसे मुझे आशा कम है, आशा इसलिए कम कि उत्तर प्रदेश, देखिए अगर डिलिमिटेशन होता है, मान लीजिए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है डिलिमिटेशन हो जाए, तो डिलिमिटेशन के युद्ध की असली भूमि कौन सी होगी? बिल्कुल उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट होंगे जिससे डिसाइड होगा कि कौन सत्ता में आएगा। क्योंकि मानी बात है कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, इन पे तो ये तो उल्टा इंपैक्ट होगा, ये तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे सारे के सारे। तो भारतीय जनता पार्टी यही सोच के कर रही है ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हमको क्लीन स्वीप मिलेगी। यहाँ पे कौन लड़ेगा इनसे? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। अगर वो राहुल गांधी के साथ अच्छा तारतम्य बना के लड़ाई लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि डिलिमिटेशन करके उसका फायदा उठा लेगी, उसका नुकसान भी हो सकता है अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक्टिवेट हो जाते हैं जी। लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं होते, वही ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लाल टोपी पहन ली, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ जाना पड़ेगा, एक आध 2 बार अरेस्ट होना पड़ेगा, एक आध लाठी खानी पड़ेगी, और उसके बाद देखिएगा आप जीत जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जीतेंगे। यानी साफ है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसी पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा अखिलेश यादव को फिलहाल, क्योंकि अखिलेश यादव की बात यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आने वाले समय में यूपी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि 5 राज्यों में, लेकिन यूपी सबसे ज्यादा फोकस में, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, हर कोई जानता है। और ये भी कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता अगर हासिल करनी है तो यूपी से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए बीजेपी का फोकस भी, और कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी यहां पर पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसने बेचैनी को बढ़ा दिया है, और उद्धव ठाकरे अभी पूरी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी वो इस संसद सदस्यता को रद्द करवा दें। फैसला ओम बिरला को करना है क्योंकि उनके पास पहले ही चिट्ठी पहुंच चुकी है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। कल खबर आई थी कि अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने जाकर उनके हाथ में चिट्ठी जो है सौंप दी है, और इससे पहले बंगाल में भी यही हुआ था। लेकिन जैसे कि आप कह ही रहे हैं स्वामी जी, बंगाल के मामले में भी अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, और वही हाल महाराष्ट्र में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी यहां पर पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि अपना एक फायदा पूरा करने के लिए कैसे वो सभी दलों में सेंधमारी कर रही है, यानी डिलिमिटेशन को वो मॉनसून सत्र में पास करवा सके, इस चीज के लिए उसने सारे क्षेत्रीय दलों में एक तरह से तोड़ फोड़ मचा दी, तबाही मचा दी, ये कह सकते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से डिलिमिटेशन का बिल तो तभी नहीं पास हो पाएगा जो मुझे लगता है जी, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ वोट नहीं करेगी। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी अगर इनके साथ वोट करेगी तो उनको अगले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में बिल्कुल साफ हो जाएगी वो जी। क्योंकि साउथ के अंदर ये फीलिंग है कि ये नॉर्थ इंडिया, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने कंडीशन लगा दी है कि 50% सीट का मिनिमम इंक्रीमेंट हर स्टेट के अंदर होना चाहिए, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के बीच में कहा था। जब उन्हें लगा कि डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो रहा, उन्होंने कहा 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटे के अंदर बिल में संशोधन करके 50% का इंक्रीमेंट करने का मैं निर्णय ले आता हूं, बिल को पास कर दीजिए, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी इनसे दूर हो जाएगी। तो इन्होंने जो 25-30 लोग जो है अपनी तरफ किए हैं, वो 12-14 लोग वापस चले जाएंगे। अभी भी सारी तोड़फोड़ करने के बाद भी अभी 30 के करीब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम है, तो 2/3 मेजोरिटी इनको नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि उससे अब अखिलेश यादव अगर इस असेंबली इलेक्शन को हार गए, उनको समझना चाहिए अगर हार गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसे ही नहीं रह जाएंगे, फिर उनके असेंबली वाले भी टूट जाएंगे। क्योंकि अब देखिए 2-3 टर्म से ज्यादा कोई भी अपोजिशन का लीडर इतना ज्यादा आज की तारीख में कमिटेड नहीं है सिद्धांतों के साथ। वो चाहेगा कि चाहिए सत्ता में चलो यार, कम से कम लाठी तो नहीं पड़ेगी पड़े। तो ये निर्णायक युद्ध है उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव। ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए। एयर कंडीशन रूम को छोड़े और ये हवाई जहाज और ये 5 स्टार होटल को छोड़े और जरा गांव जैसे मुलायम सिंह यादव किया करते थे, जाएं गांव के चौपाल में बैठे, अपने लोगों को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जो 10,000 रुपये महीना तुम जो अपने बच्चों पे खर्च करते हो और आत्महत्या करते हैं बच्चे और उनकी पेपर लीक होते हैं। जाइए गांव गांव घूमिए और लड़िए तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, और उसके बाद ही अगर आप लड़ेंगे
तो जनता आपका साथ देगी। अब आप चुनाव आयोग के माध्यम से, जो राहुल गांधी ने कहा, चुनाव जीतने का सपना देखना छोड़ दीजिए। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस पैटर्न को शुरू किया है, या ममता बनर्जी, जैसे कि आपने कहा भी शुरुआत में कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने चोट खाई है और उसका मातम बनाने के बजाय वो सड़कों पर उतर गई। स्ट्रीट फाइटर ऐसे ही नहीं कहा जाता है ममता बनर्जी को, और वो उसको दिखा भी रही हैं, अपने लोगों की आवाज उठा रही हैं। कुछ दिनों पहले तक जहां लोगों में मायूसी थी कि अब बंगाल में कोई चेहरा ही नहीं बचा है। ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में थी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से, SIR की मदद से, जैसे भी आरोप वहां पर लग रहे हैं, उससे ममता बनर्जी को सत्ता से हटा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने दूसरे ही दिन कमर कस ली और सड़क पर उतरकर यह बता दिया कि ममता बनर्जी अभी भी हैं। हॉकरों के साथ जो हो रहा है वहां पर, बुलडोजर कार्रवाई जिस तरह चल रही है, या हिंसा की खबरें जो लगातार दूसरे दिन से ही आना शुरू हो गई थी, उनके खिलाफ वो लगातार आवाज उठा रही हैं। हाईकोर्ट भी पहुंची, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। इसके अलावा 2 जून को उन्होंने पहले एक बड़ा आंदोलन किया, जो हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया। उसके अलावा कल भी उन्होंने एक आंदोलन किया, उस बार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वो सड़क पर उतरी है। तो वो लगातार ये बता रही हैं कि उन्होंने सड़क से ही लड़ाई शुरू कर वो सत्ता तक पहुंची थी, और आज जब उनके पास सत्ता नहीं है तो सड़क तो है, वो सड़क आज भी नहीं छोड़ रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी कि अब सबको इसी पैटर्न को पकड़ के चलना पड़ेगा, खाली अकेले सिर्फ राहुल गांधी या पीछे ममता बनर्जी के नेतृत्व से ही सब कुछ नहीं चल पाएगा। यानी इंडिया गठबंधन को एकजुट होना है, तो राहुल गांधी ने जो राह पकड़ी है उस राह को हर कोई पकड़ेगा, तब बीजेपी का मुकाबला संभव है। देखिए, MP MLAs की बात करना छोड़ देना चाहिए इन बड़े बड़े नेताओं को जी, क्योंकि ये तो पता चल गया है कि वो बिकाऊ लोग हैं और वो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल मोल का इंतजार कर रहे हैं। जी, आपको जनता के साथ संपर्क करना होगा, जनता के साथ जुड़ाव करना होगा, उनके साथ संघर्ष करना होगा। दिल्ली के अंदर जैतपुर, खानपुर, ये जो इलाका है जिसको ओजोन बता दिया गया है, ओजोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यहाँ कम से कम 1.5-2 लाख लोग, पूरी बदरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का करीब 50% साफ हो जाएगा जी। और मकान टूटने शुरू हो गए हैं, बुलडोजर आ गए हैं, तोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों ने गांव की जमीन बेच के, मकान बेच के 1.5 करोड़ में अपना मकान बनाया था, उसको तोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से उजाड़ा जा रहा है। पूरी नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के अंदर, जिसमें करीब 1,50,000 की करीब की पॉपुलेशन थी, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो भैया जनता परेशान है, तो आप नेता लोग कहाँ हो भाई? आम आदमी पार्टी कहाँ है? केजरीवाल कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं जनता के साथ आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं दिलाते हो याद कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शन दिल्ली के पहले कहा था, जहां झोपड़ी, जहां झुग्गी, वहां मकान, झुग्गी भी नहीं दिया और मकान भी तोड़ दिया। भाई आप जरा कल्पना कीजिए अंशिता, भाई हम लोगों का एक फ्लैट है, वो लोग तो है नहीं कि 10-10 कोठियां और 10-10 फ्लैट हमारे पास हैं। अगर हमारा एक ही फ्लैट टूट जाए तो हम क्या, कल्पना करो हमारे घर की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, कैसे किराए का मकान लेंगे, कहां सामान ले जाएंगे, कैसे हम अपना घर चला पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन इस दर्द के समय अगर आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो धोखा किया है उसके साथ अगर आप नहीं खड़े हैं, और MP MLAs के भरोसे आप राजनीति में अपना कद बरकरार रखना चाहते हैं, तो भूल जाइए, जनता आपको भी भूल जाएगी। जनता कहेगी यार जब तुम ही बिक रहे हो तो हम काहे ना बिक जाएं। तुम अगर 50 करोड़ में बिकते हो, हम 50,000 में बिक जाते हैं, और ये हो भी रहा है। भाई जनता भी कह रही है ना, तुम तो यार पैसे वाले लोग हो, जब तुम्हारे को पैसे की भूख नहीं खत्म हुई तो हमें 50,000, 1 लाख क्यों न लें। और आप ये बताइए, राष्ट्रीय सेठों के लिए एक MP को खरीदना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? 100-100 करोड़ में खरीद लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल भाई 543 में अगर 250 भी खरीदने पड़े उन्हें, तो ये 10-15 हजार करोड़ उन्हें देना पड़ेगा। वैसे फायदा उठा लेंगे वो लाखों करोड़ों का। क्या, और ये MP MLAs के बलबूते आप नहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते। लड़ने के लिए आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने एयर कंडीशन रूप से बाहर निकलना पड़ेगा। और बिल्कुल आरोप तो ये लगते ही हैं बीजेपी पर कि वो मित्रों का जो है साथ ही इसीलिए देती है जिससे फंड इकट्ठा कर सके, और ये जो तोड़ फोड़ करती है, अपने संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश करती है, उसमें उसको फायदा मिल सके। ये आरोप तो खैर लगते ही रहते हैं। और यहां पर लगातार आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी, कि जो पैटर्न अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से या दूसरे तेजस्वी यादव हैं, या पहले राहुल गांधी पर आरोप जरूर लगते थे, लेकिन राहुल गांधी हमेशा से जमीन पर एक्टिव दिखाई दिए हैं, और अभी उसी चीजों को पकड़ते हुए अखिलेश यादव को भी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से उनके पिता ने की, यानी मुलायम सिंह यादव ने की, जिस तरह से तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो
तो लालू यादव ने की, राबड़ी देवी ने की, वही पैटर्न तेजस्वी यादव को भी पकड़ना पड़ेगा और तभी बीजेपी का मुकाबला संभव है। नहीं तो बीजेपी 2029 की तैयारी में तो लगी हुई है। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है स्वामी जी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो अकेले पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पूरे अकेले अभी तक बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, उसने इतना डर तो बीजेपी के अंदर बैठा ही दिया है कि 2029 का चुनाव उतना आसान नहीं रहने वाला है जितना पिछले चुनाव रहे, चाहे पूरा पूरा चुनाव आयोग उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? नहीं, यही मैं कह रहा हूं। देखिए, अगर राहुल गांधी इसको कंटिन्यू रखते हैं जी, अगर राहुल गांधी भी 4 मीटिंग करके घर बैठ जाते हैं तो इसका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। जो 2024 में अपोजिशन ने, उसमें राहुल गांधी की पदयात्रा का बहुत बड़ा रोल था जी। लेकिन हर 10 दिन के अंदर अगर हर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर, जी, साउथ इंडिया में राहुल गांधी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑलरेडी बीजेपी के अगेंस्ट है और बीजेपी को वो वोट नहीं देगा। 135 133 जितनी भी सीटें हैं उसमें 110 115 अपोजिशन को मिलनी है, तो वहां तो उन्हें लीड मिली हुई है। डिलिमिटेशन के माध्यम से जो असली लड़ाई होनी है वो उत्तर भारत में होनी है। और राहुल गांधी अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं और तेजस्वी और अखिलेश और बाकी लोग उनका साथ देते हैं और सड़क पे उतर आते हैं और लाठी भी खा लेते हैं 2-4 और जेल में भी चले जाते हैं 10-15 लोग, तो उससे पूरी फिजा बदल जाएगी। फिर लोग और युवा और जनता, क्योंकि जनता के मकान तोड़ना, उनको नौकरी ना दिलाना, उनपे पूरी गुंडागर्दी करना, सारी चीजें, तो ये जब विद्रोह पनपेगा और जनता जो है आक्रोशित होगी, जो आक्रोश उसके अंदर है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने वाला तो कोई हो। आपने देखा होगा कोटा के अंदर जो बच्चों की इंटरव्यूज हुए, छोटे छोटे बच्चे 17-17 साल के बच्चे ये कह रहे हैं कि हम आए इसलिए हैं जबकि हमारा 3 दिन के बाद एग्जाम है, बिकॉज इफ ही इज फाइटिंग फॉर अस व्हाई शुड वी नॉट स्टैंड विद हिम। ये फीलिंग चली गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बच्चों के अंदर फीलिंग चली गई है, समबडी इज फाइटिंग फॉर यू। वरना बच्चे को बताइए 3 दिन के बाद एग्जाम है, अगर इस पेपर के अंदर एयरफोर्स से अब 400 एयरफोर्स प्लेन दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर कहीं आपने टेलीग्राम को बैन कर दिया, कहीं किसी को बैन कर दिया, पेपर लीक कहीं हो रहा है, करा कोई रहे, आप ही के लोग, आपके बीजेपी के लोग तो ये हजारों करोड़ों का धंधा बना लिया है। अच्छा, इसी से तो एमपी एमएलए खरीद रहे हैं, कहीं राम जन्मभूमि में चोरी कर ली, कहीं जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि में चोरी कर ली, कहीं पीएम केयर फंड में चोरी कर ली, कहीं चुनावी बॉन्ड में चोरी कर ली, कहीं इस प्रकार से पेपर लीक में चोरी कर ली। वही पैसा तो एमपी एमएलए को खरीद रहे हैं। जनता को खरीदने के लिए, हमारे 140 करोड़ लोगों को खरीदने के लिए फिर पूरा आपका खाता ही खाली हो जाएगा, भी कुछ बचेगा नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आप बार बार बात कर ही रहे हैं कि छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा डर है, गुस्सा तो है ही मोदी सरकार के खिलाफ और एनटीए के खिलाफ, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और एक डर बहुत ज्यादा बैठ गया है जिसका जिक्र आज सुबह से हो रहा है। जब से कोटा में राहुल गांधी पहुंचे हैं उसके बाद जिस तरह से, जिस संख्या में वहां पर युवा पहुंचे, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, कि देखा जाएगा कि उन्हें डराने की, उन्हें धमकाने की कोशिश तो बहुत की गई है कि आप कार्यक्रम में शामिल ना हो। जितने भी हॉस्टल मालिक थे, जितने भी वहां पर पीजी के मालिक हैं, कोचिंग सेंटर्स के मालिक हैं, उनको डराया धमकाया गया है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में आपके छात्र ना पहुंचे, आप यहां रहने वाले युवा ना पहुंचे। लेकिन युवा पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार को सीधी सीधी चुनौती पहले तो ये दे दी कि आप कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, हम डरने वाले नहीं है। अब युवा राहुल गांधी को सुनना चाहता है, उनको समझना चाहता है। लेकिन इसके अलावा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। एक छात्रा खुलकर ये बोल रही है कि हम डरे हुए हैं और हम ये अपील करते हैं कि ये जो पेपर लीक का मामला है, इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए। और राहुल गांधी की बहुत ज्यादा तारीफ की। उसने कहा, मैं पहली बार किसी कार्यक्रम में आई हूं और राहुल गांधी को सुनने का मुझे मौका मिला और हमें विश्वास है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत सही है, वो हमारे हित के लिए। मतलब राहुल गांधी की काफी तारीफ करती हुई दिखाई दी वो छात्रा, और ये बताता है कि राहुल गांधी युवाओं को जो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिल रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, वही जो 2014 के आसपास मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी थी, वही एक्सेप्टेबिलिटी आज की तारीख में राहुल गांधी की हो गई है जी। अच्छा देखिए, युवा डरता तो है नहीं जी भाई, मैं भी जब युवा था, खैर मैं तो अभी भी नहीं डरता, मैं भी अभी भी नहीं डरता, तब भी नहीं डरता था। लेकिन युवा जो है नॉर्मली बड़ा लड़ाकू होता है, वो रेबेलियन होता है, वो अपने माँ बाप से भी रेबेल करता है, एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, यूथ एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। वो अपने, आपने देखा ही होगा कि 15-17 साल से 25 साल की उम्र तक बच्चे जो है अपने माँ बाप से भी प्रश्न पूछने लगते हैं, और उसके बाद जब जैसे जैसे बुजुर्गियत होती है, समझ आता है यार जैसे हम अपने बच्चे पाल रहे हैं वैसे ही उनको पाला है, फिर कहते हैं नहीं नहीं मम्मी आप ठीक कहती थी। लेकिन वो एक रेबेलियन पीरियड होता है, उन्हें डराया नहीं जा सकता। आपको एक और चीज पता होगी
ये बच्चे वॉक इन नहीं आए थे जी। इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, इन्होंने अपने को रजिस्टर किया था। इसका माने जो जितने बच्चे आए थे वहां पे वो रजिस्ट्रेशन करा के सीना तान के वहां पहुंचे थे। और ये भी बात बता रहे हैं कोटा वाले कि सारी सड़कें पटी पड़ी थी, वहां रेलवे स्टेशन पटा पड़ा था। वो चीज तो नहीं दिखाई, गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा। मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि वो साहब इकट्ठे कर लिए इधर उधर, रजिस्ट्रेशन कराया है, नाम दिया है, पूरी डिटेल्स दी हैं और उसके बाद उनको परमिट किया गया है, अपने आइडेंटिटी कार्ड उनको दिया गया है, उसके बाद वो अंदर आए और पूरी सड़कें पटी हुई थी। इसका माने अगर ओपन रैली होती और ये फॉर्मेट ना चेंज किया हुआ होता तो 10 लाख आदमी वहां इकट्ठा हो जाता। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का नहीं था, वरना आपने ग्वालियर की कल रैली देखी होगी। ग्वालियर में इतनी ज्यादा मशाल जुलूस था, इतना बड़ा मशाल जुलूस था जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था आज से 2 साल पहले कि ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां इतने ज्यादा कांग्रेसी इकट्ठे हो जाएंगे। कहां आपके हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर लाखों लोग यूथ कांग्रेस एनएसयूआई बिल्कुल एनर्जाइज हो गया। तो ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एनर्जाइज क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी चिंता आप यहां पर जाहिर कर रहे हैं स्वामी जी कि जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं सड़क पर उतरकर, जिस तरह से वो युवाओं में जान फूंक रहे हैं, जिस तरह से वो एक्टिव कर रहे हैं अपनी पार्टी को, उसके विंग्स को, उस तरह से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी करनी पड़ेगी। युवा नेता ही सिर्फ नहीं कहिए, अपने आप को युवा की तरीके से सोचिए और उस तरह से एनर्जी के साथ मैदान में उतरिए, ये आपका कहना है यहां पर। और ये वाकई बहुत अच्छा मैसेज है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की मजबूती सिर्फ दिखाई दे रही है वो जमीन पर भी दिखनी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। और यहां पर इस तरह से देखा जा सकता है, नहीं तो राहुल गांधी का आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आए उस दौरान राहुल गांधी ही थे जिन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई थी उन तमाम नेताओं को, चाहे वो उनके नेता रहे हो चाहे दूसरे विपक्षी दलों के नेता हो। उनको कहा था कि जो ये हो रहा है इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, ये लोकतंत्र की सरासर हत्या। यानी राहुल गांधी एक बहुत ही अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अलग दिशा के साथ बढ़ रहे हैं। उनका पूरा फोकस है 2029 लोकसभा चुनाव, शायद इसीलिए वो लगातार दावे भी कर रहे हैं कि 2029 में तो हम आ ही रहे हैं और उससे पहले ये तय माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर या तो मोदी सरकार गिर जाएगी, नहीं तो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि मोदी सरकार इमरजेंसी लगा देगी। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं तो कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जितने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल अपना ये मीटिंग कंडक्ट की है बिना हिंदू मुसलमान किए हुए, बिना हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान और शमशान किए हुए, जरा 3 घंटे बच्चों को हैंडल करके दिखा दें। भाई युवा बच्चों को हैंडल करना कोई बहुत आसान नहीं है, उनसे तारतम्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जनरेशन अलग है, राहुल गांधी की जनरेशन अलग है। लेकिन राहुल गांधी ने उनके स्तर पे उतर के भाई कंसल्ट करना और उसके बाद उनसे संवाद करना और लोगों को बुलाना, माता पिता को बुलाना, बच्चों को बुलाना, बच्चों की भावनाओं को समझना, ये कोई आसान काम करे? अच्छा, कहीं उन्होंने राजनीतिक बात की क्या? कोई नारे लगे क्या? कहीं कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे क्या? उन्होंने कहा भी, जब लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम केवल आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो समस्याओं के बारे में बात की, बच्चों से एक कॉर्ड उन्होंने स्थापित किया और बच्चों को लगा कि कोई आदमी ऐसा है जो हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो अगर ये अखिलेश और तेजस्वी और ये बाकी लोग करेंगे तो क्या लोग, लेकिन अगर ये सोचते हैं अपना उद्धव ठाकरे कि घर बैठे उनको बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं इसलिए लोग उनको सत्ता में लौटा लाएंगे, तो वो नहीं है। एकनाथ शिंदे उनके ज्यादा चतुर हैं, अभी भी उन्होंने फील्ड लेवल कॉन्टैक्ट बना रखा है और ये अगर नहीं बनाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी और साथ साथ ये राहुल गांधी को भी डुबा देंगे। तो राहुल गांधी को अकेले मेहनत करनी पड़ रही है, सबको उसका सहयोग करना चाहिए और उसी प्रकार से जनता के साथ जाना चाहिए जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं स्वामी जी कि अकेले राहुल गांधी ने जब बीजेपी को इतना परेशान कर दिया है कि सारे क्षेत्रीय दलों में टूट फूट करने की जरूरत पड़ गई जिससे एक डिलिमिटेशन का बिल पास करा सके और 2029 में अपने आने की जो है अपनी वापसी की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत कर सके और ये तय कर सके कि वो 2029 में वापसी कर रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की तरह सभी एकजुट हो जाएंगे, यानी तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये भी उसी तरह सड़क पर उतर आएंगे, तो फिर बीजेपी का सफाया 100% पक्का माना जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए मेहनत करनी चाहिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को।
अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, तो 100% ये सरकार बदल जाएगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये 100% श्योर है इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इनके पास दो ही चॉइस हैं, या तो अपनी राजनीति को खत्म कर लें, इनके सब लोग इनका साथ छोड़ देंगे। कांग्रेस तो तब भी रह जाएगी, कांग्रेस के पास 100 के करीब सीट रहेगी साउथ की जी। लेकिन ये नॉर्थ के जो अपने को क्षेत्रीय छत्रप कहते हैं, अगर ये नहीं लड़े और बुद्धिमानी का परिचय इन्होंने नहीं दिया और अगर ये फील्ड में नहीं उतरे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और इसके बाद ये लोग जो है बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे या ये राजनीति छोड़ के अपना कहीं गांव में जाके सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज और कह सकते हैं आपने एक तरह से नसीहत देने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, ऑपरेशन टाइगर चला रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र का लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र का नाम चल रहा था लेकिन उतना नहीं चल रहा था। यहां पर अब जैसे ही बंगाल में उनको वो अपना ऑपरेशन लोटस थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दिया, फोकस कर दिया गया महाराष्ट्र में। अब जैसे ही महाराष्ट्र के बाद इधर राम मंदिर का मुद्दा उठा तो यूपी पर फोकस कर दिया गया। यानी बीजेपी एक तो ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर रही है, दूसरा 2027 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपनी वापसी यानी योगी सरकार वापस आ सके उसके लिए ऑपरेशन लोटस कर रही है। तो ये सारी चीजें यहां पर बता रही है कि 2029 और 2027 बीजेपी को दोनों ही अपने हाथ से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए और 2029 में वापसी के लिए सभी राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। और बीजेपी का पर्दा पूरी तरह फाश हो चुका है कि कैसे वो तोड़फोड़ की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था। जनता ने उस नारे की उसको समझा कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या, और उसमें भी राहुल गांधी का अहम रोल था। स्वामी जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तो देखिए 2027 जो है वो टारगेट है। 2027 में अखिलेश यादव, भाई अब 2026 तो हो ही गया, 7-8 महीने बाकी हैं। अब आप क्या, इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाएगा तब नोटिफिकेशन के बाद अपना गाड़ी लेके निकलेंगे और 15-20 दिन आप मेहनत कर लेंगे। 7-8 महीने पहले से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और फील्ड में नहीं उतरेंगे, और ये जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है इसको बिना डरे हुए अपोजिशन पार्टीज को मेन प्लैंक में लाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी को भी इसमें उतरना पड़ेगा, हम जैसे सनातनियों को भी, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं, मैं खुलेआम कहता हूं मैं सनातनी हूं, मैं भगवान पे विश्वास करता हूं। और कोई माने ना माने, मैंने 100 रुपए का चंदा भी दिया था राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चंदा नहीं दिया था, तो मेरे चंदे का दुरुपयोग तो मैं नहीं सहन करूंगा। तो ये तो सारे जितने सनातनी लोग हैं इसका कर्तव्य बनता है। फिर अब बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ कट रहा है हमारे यहाँ, जो हमारे शंकराचार्य महोदय कह रहे हैं। फिर शंकराचार्य के ऊपर देखिए कितने मिथ्या आरोप इन लोगों ने लगवाए। एक आशुतोष महाराज ने आरोप लगा दिया, पॉस्को एक्ट लगा दिया, बाद में कहते हैं नहीं मुझे आदेश दिया गया था बीएचपी के बड़े नेता की वजह से, इसलिए मैंने मिथ्या आरोप लगा दिया। अरे यार, तुम शंकराचार्य सनातन धर्म के जो अधिष्ठाता हैं उनके ऊपर झूठा आरोप लगा सकते हो? ये कैसे सनातनी लोग हैं भाई? तो असली लड़ाई तो असली सनातनी और फर्जी सनातनियों के बीच में है। असली सनातनी वो है जो राम जन्मभूमि के अंदर जो डकैती पड़ रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और जो फर्जी सनातनी है वो डकैती डाल रहे हैं। तो डकैतों वर्सेस जो हमारे असली सनातनी, इनके बीच का युद्ध है, इसको भी तेजी से लड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप जैसा कि आप कह ही रहे हैं लगातार कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो सबको एक तरह से एक ही जुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी और एक तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं। हम लगातार कह ही रहे हैं कि बीजेपी की मंशा को पहले भी राहुल गांधी ने फेल किया था और आगे भी राहुल गांधी ही फेल करेंगे। लेकिन 2029 अगर जीतना है पूरे इंडिया गठबंधन को तो अकेले राहुल गांधी की मेहनत काम नहीं आएगी। राहुल गांधी अकेले के दम पर बीजेपी को बहुमत साबित करने से रोक चुके हैं एक बार, और अब बारी है पूरे इंडिया गठबंधन की बिल्कुल उसी तरह मेहनत करने की जो मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब उसी राह पर ममता बनर्जी दिखाई दे रही है और उसका असर भी देखने को मिला। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी रही, नतीजा ऑपरेशन लोटस वहां पर अभी भी डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हुए हैं। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दूसरी बात यह भी है, उत्तर प्रदेश में 2027 में पता चल जाएगा कि 2029 की लड़ाई अपोजिशन लड़ पाएगा कि नहीं जी। अगर 2027 में अखिलेश यादव हार गए तो आप 2029 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अगर 2027 आप जीत गए तब 2029 आप जीत जाएंगे और बीजेपी नहीं जीत पाएगी। तो 2027 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जब इतना महत्वपूर्ण चुनाव है तो अखिलेश यादव चुप क्यों बैठे हुए? वो अपने समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोगों को लेके सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, जहां मकान तोड़े जा रहे हैं, जहां पे मंदिर और मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। केवल मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं।
जहां पे हर तरह के अन्याय हो रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं, लोग रेंटर्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए अगर अभी से आप सड़क पे नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे राहुल गांधी दिख रहे हैं, भाई राहुल गांधी अगर मान लीजिए प्रयागराज जा रहे हैं तो प्रयागराज अखिलेश यादव को क्यों नहीं जाना चाहिए? या चलिए वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, वो बच्चों के, तो अखिलेश यादव इटावा में, मैनपुरी में या एटा में या फिरोजाबाद में या फरुखाबाद में कहीं और अपनी इस प्रकार के बच्चों की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और बच्चों के दुख दर्द क्यों नहीं बांटते? भाई अभी से आप अगर नहीं सक्रिय होंगे और 2027 का चुनाव अगर आप हार गए असेंबली का, तो 2029 का सपना देखना छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी आपने साझा की और स्वामी जी, और जिस तरह से आपने नसीहत दी, ये बहुत अहम नसीहत है इस समय जब लगभग हर राज्य में बीजेपी तोड़फोड़ करने में लगी हुई है। 2029 और उससे पहले जो 2027 विधानसभा चुनाव है वो बहुत अहम है और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं अखिलेश यादव। उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है क्योंकि राज्य में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव की भूमिका यहां पर ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि प्रमुख पार्टी वही बनेंगे इस गठबंधन की। तो इसलिए अखिलेश यादव को अभी से मेहनत करनी होगी, सिर्फ राहुल गांधी की मेहनत से काम नहीं चलेगा। ये जानकारी आपने दी और इस पर विचार करने की सच में जरूरत है कि आखिर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन कैसे जीते, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कैसे जीते, क्योंकि अगर 2027 हाथ से निकल गया तो फिर 2029 में वही हालात होंगे जो आज बने हुए हैं। और तोड़फोड़ तो चल ही रही है, डिलिमिटेशन लाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी भले ही पूरी कोशिश कर, लेकिन फायदा उसको अभी भी मानसून सत्र में नहीं होने जा रहा है क्योंकि अंदर खाने उसके भी फूट पड़ी हुई है, खुद उसके ही सहयोगी जिसमें से टीडीपी सबसे प्रमुख पार्टी है और आज के हाल में देखें तो वर्तमान में वो सबसे बड़ी बैसाखी है, सबसे मजबूत बैसाखी है। और अगर वो साथ में नहीं रहते हैं, वो इसका विरोध करेंगे तो ये डिलिमिटेशन का बिल पास नहीं हो पाएगा और ये बेचैनी बीजेपी के अंदर भी है। 2027 भी हाथ से निकल रहा है, ये बेचैनी भी बीजेपी के अंदर है और 2000 निकला, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ तो 2029 तो जा ही रहा है, जिसका दावा राहुल गांधी हर बार हर मौके पर बार बार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए और नसीहत देने के लिए। देखना होगा